हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सीबीएसई क्लास 10th वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर से पहले 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें महात्मा गांधी के इनिशियल सत्याग्रह के बारे में पढ़ा, आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने 1922 में पोस्टपोन कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बीच 1922 से लेकर के 1930 के बीच क्या क्या इवेंट हुए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने 1922 फरवरी 1922 में डिसाइड किया कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। वाई? बिकॉज उनको ऐसा महसूस हुआ कि सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड। जो सत्याग्रही हैं, सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेंड करने की ज़रूरत है, जिससे कि वे लोग मोर एक्सटेंसिव एंड मास स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर सकें। और कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे बिहेव करना है, जो महात्मा गांधी का प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का, उसको किस तरह से वो फॉलो करेंगे, यही सब महसूस करके गांधी जी ने रोक दिया था। लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसे कुछ लीडर थे जो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस या पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते थे वे लोग सिविल डिसोबीडियंस जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें। और वे लोग चाहते थे कि प्रोविंशियल इलेक्शन जो होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। ठीक है, उस समय प्रोविंशियल काउंसिल का इलेक्शन होने वाला था और उसमें जो कांग्रेस लीडर है वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे। ये जो प्रोविंशियल काउंसिल का इलेक्शन है ये डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू प्रोविंशियल काउंसिल को सेटअप किया गया था। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू इस रिफॉर्म में ये मेंशन किया गया कि प्रोविंशियल काउंसिल का इलेक्शन कराया जाएगा। और जो लीडर चाहते थे प्रोविंशियल काउंसिल की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, उनका मानना था कि यदि हम लोग गवर्नमेंट का पार्ट बन जाएंगे, गवर्नमेंट के काउंसिल में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, तो हमारे पास एक पावर आ जाएगा और फिर हम विद इन द गवर्नमेंट हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं अपने डिमांड को मानने के लिए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, रिप्रेसिव पॉलिसी है, उसको हम लोग अपोज कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, ये सोच करके। उनमें से कुछ लीडर थे जैसे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। वे लोग स्वराज पार्टी बनाया। CR दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, ये दोनों लोग मिलकर के कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बनाए और वे लोग काउंसिल पॉलिटिक्स के लिए आर्गुमेंट दिया कि हम लोग काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ लौटना चाहिए, हमें काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, तो यहां पे आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि किस लॉ के द्वारा। ठीक है ना, क्वेश्चन यहां पे हो सकता है कि बाय विच लॉ द provincial councils were set up। ठीक है, सेटअप, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, या यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये चीज था। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ जाने के लिए अर्ज किया लोगों को। लेकिन जो यंगर लीडर थे जैसे
जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग नहीं चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए। जो यंग लीडर थे, इनका मानना था कि हमें और ज़्यादा रेडिकल एजिटेशन करने की जरूरत है फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ओके, तो ये एक मतलब बैकग्राउंड था। अब टू फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए 1922 के टाइम में। एक पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है, पॉलिटिकल थिंकिंग है इंडिया में, उसको सेप प्रोवाइड करने में। जो पहला फैक्टर था वह था इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एंड 1926 तक एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन जो है क्रिएट होने लगा ऑल ओवर वर्ल्ड, और इसका इफेक्ट सभी जगह देखने को मिला, और इंडियन इकोनॉमी पे भी मिला, ब्रिटिश इकोनॉमी पे भी मिला, जो इंडियन पीजेंट्स हैं उन पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिला। जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई 1926 तक, और 1930 तक तो बिल्कुल कोलैप्स हो गई। यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थे उनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं थी। वो लोग सेल करते थे, सेल करने के बाद फार्मर्स को, पीजेंट्स को प्रोड्यूस करने में जो एक्सपेंसेस थे, प्रोड्यूस करने में जो उनके खर्च होते थे मनी, वो भी उन्हें रिटर्न में नहीं मिलता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, रेवेन्यू पे करने पड़ते थे, और जब उन्हें ही नहीं फायदा हो रहा है तो वो रेवेन्यू कैसे पे करेंगे। सो ये सभी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया। As the demand for agricultural goods fell and export declined, peasants found difficult to sell their harvest and pay their revenue. रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे वे लोग, ठीक है। तो ये दो फैक्टर था, और यहाँ पे आपको ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, ठीक है। यह जो इम्पैक्ट है वह इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन ये क्या हो सकता है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक impact of economic depression, economic depression, ठीक है ना। क्या इस यानी कि जो इकोनॉमिक डिप्रेशन क्रिएट हुआ उसका वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको। सेकेंड जो फैक्टर था जो इंडिया में पॉलिटिकल थिंकिंग को एक नया शेप दिया, वह था कि ब्रिटेन में एक न्यू टोरी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया, और न्यू टोरी गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक स्टैट्यूटरी कमीशन फॉर्म किया। अब ये स्टैट्यूटरी कमीशन क्या होता है, एक नोटिस के थ्रू गवर्नमेंट जो कोई कमीशन बनाती है वो सभी स्टैट्यूटरी होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर दिया ब्रिटेन में अंडर दी सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जो है उस कमीशन के, स्टैट्यूटरी कमीशन के क्या थे, चेयरमैन थे, इसलिए उसका कमीशन का नाम भी सर जॉन साइमन कमीशन रह गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि टोरी गवर्नमेंट का क्या मतलब है, ये टोरी गवर्नमेंट क्या होता है। देखिए, उस समय ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी के लोग जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते थे उसको टोरी गवर्नमेंट कहा जाता था, ठीक है ना। टोरीज का मतलब होता है कंजर्वेटिव्स, दैट्स वे इसको कंजर्वेटिव पार्टी के गवर्नमेंट को टोरीज गवर्नमेंट कहा जाता था। क्लियर हो गया, ठीक है। तो सर जॉन साइमन के लीडरशिप में जो है साइमन कमीशन बनाया गया, टोरी गवर्नमेंट और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने बनाया। ये जो कमीशन सेटअप किया गया, ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए थे इंडिया में कि हमारा जो है, हमें स्वराज चाहिए और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इसी के रेस्पॉन्स में किया गया था। और कमीशन का पर्पस था कि ये इंडिया में आकर के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के फंक्शन को इन्वेस्टिगेट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग देखेगा, चेक करेगा कि हाँ ये सही है या नहीं है, और फिर उसके रिगार्डिंग कोई अगर सजेशन देना है तो वो सजेस्ट करेगा। लेकिन इस मिशन कमीशन के साथ प्रॉब्लम ये था कि इस साइमन कमीशन में कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, जितने भी मेंबर थे ये सभी ब्रिटिश मेंबर थे। दैट्स वाई इंडियन पीपल इसको बायकॉट किए, इसका अपोज किया।
जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया तो गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन का स्लोगन रेज किया गया और उसका अपोज किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों जो है मिल करके इसको साइमन कमीशन के अगेंस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किए, प्रोटेस्ट किए। ठीक है, ये जो प्रोटेस्ट है काफ़ी पॉपुलर होने लगा। आप लोग लाला लाजपत राय का नाम जानते होंगे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में, जिसमें लाहौर के जो एसएसपी थे उन्होंने लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया। पुलिस जो है लाठी चार्ज करने लगी प्रोटेस्टर पे, और फिर जो एक उसमें से लाठी जो डंडा है वो लाला लाजपत राय के सर पे लग गया और उसमें जो है उनको गंभीर चोट लगी और फिर वो फाइनली उनका डेथ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑल ओवर इंडिया में साइमन कमीशन को अपोज किया गया। जब पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो मूवमेंट था, अपोजिशन था उसका, लॉर्ड इरविन एक जो है ऑफर अनाउंस किया 1929 में। लॉर्ड इरविन उस समय इंडिया के वायसराय थे, तो उन्होंने एक ऑफर दिया इंडियन लीडर को, और वो ऑफर क्या था? वो ऑफर था, पहला ऑफर था कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं था, फ्यूचर में किया जाएगा, इनडिफिनिट। उन्होंने टाइम फिक्स नहीं किया, लेकिन बोला कि हम फ्यूचर में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा जो ऑफर था वह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, जिसमें कि जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो दो ये ऑफर उन्होंने प्रोवाइड किया। अब देखो डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है। डोमिनियन स्टेटस मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन विच नेटिव लीडर आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दे गवर्नड their country, but all powerful decision were taken by British government. ओके, मीनिंग कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि आप इस तरह से समझो डोमिनियन स्टेटस का कि ये एक रूलर है, मेन रूलर, यहाँ पे जो है एक मेन रूलर होगा और ये ब्रिटिश होंगे। ठीक है ना, इनके पास होगा ऑल पावर टू टेक डिसीजन, टू टेक डिसीजन। ठीक है, इनके पास डिसीजन लेने का सारा पावर होगा। इनके अंडर में होंगे इंडियन लीडर, इंडियन गवर्नमेंट होगी, और ये किस पे रूल करेंगे? ये इंडियन पब्लिक पे रूल करेंगे। ठीक है ना, ये जो है इंडियन पब्लिक पे रूल करेंगे ये लोग, इंडियन लीडर। लेकिन इनके पास क्या होगा? नो पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, इनके पास डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी। सो इसे डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है। डोमिनियन स्टेटस। तो बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर थे उनका मानना था कि हाँ डोमिनियन स्टेटस हमें मान लेना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी रेडिकल लीडर थे कांग्रेस में जो डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, और वो चाहते थे, वैसे लीडर थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, और ये लोग चाहते थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ना चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करनी चाहिए, और मोर असर्टिव रिवॉल्यूशन करना चाहिए हमें। मोर असर्टिव रिवॉल्यूशन मतलब और ज़्यादा जो है मास एजिटेशन, वायलेंट एक्टिविटी करनी चाहिए। तो वैसे लीडर जो कांग्रेस के अंदर थे, जो लिबरल एंड मॉडरेट थे, जो चाहते थे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो कि ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर हो, उनका इन्फ्लुएंस कांग्रेस के अंदर डिक्रीज होने लगा, समाप्त होने लगा। ठीक है, और फिर पूर्ण स्वराज की डिमांड पे ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। तो आपको यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? आपको क्वेश्चन हो सकता है डेट से रिगार्डिंग, व्हेन साइमन कमीशन केम टू इंडिया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि हु वाज
वायसराय एट टाइम ऑफ साइमन कमीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट हैड बीन ऑफर्ड बाय इरविन। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है इन रिस्पॉन्स टू साइमन कमीशन। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। जब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर ने पूर्ण स्वराज का डिमांड किया, तो ये कैसे जो है पूर्ण स्वराज का डिमांड रखा गया। देखिए, जो लाहौर में 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एनुअल सेशन रखा गया। ठीक है, एनुअल सेशन रखा गया। वहां पे ये डिसाइड किया गया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को इंडिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, ये लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया। इसके बाद आता है सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टेशन। महात्मा गांधी सॉल्ट को एक पावरफुल टूल की तरह उन्होंने देखा कि सॉल्ट एक ऐसा पावरफुल टूल बन सकता है जिससे पूरे इंडियन पीपल को, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम मास एजिटेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी 31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिखा वायसराय इरविन को, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड रखे। अपने 11 डिमांड की उन्होंने बात रखी, और उस डिमांड का आइडिया यह था कि डिमांड वाइड रेंजिंग होना चाहिए, मतलब गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी भी उसमें, क्लास भी इंक्लूड हो जाए। वो 11 पॉइंट डिमांड ऐसे थे कि बिजनेसमैन को भी सूट कर रहा था, मिडिल क्लास को भी सूट कर रहा था, जो टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, सबको सूट कर रहा था, पुअर पीपल हैं उनको भी सूट कर रहा था, पीजेंट्स को उनको भी सूट कर रहा था। ठीक है, तो वाइड रेंजिंग था और सभी उसमें इंक्लूड हो जाए, और सब लोग अपने आप को एक इस तरह से अपने आप को कनेक्ट करें कि आइडेंटिफाई करें कि उन्हें लगे कि वो अपने देश के लिए ही फाइट कर रहे हैं, और यह एक यूनाइटेड कैंपेन बन जाए ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट स्टायरिंग डिमांड था उसमें से सॉल्ट, एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स था। सॉल्ट देखो सब कोई कंज्यूम करता है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, और विदाउट सॉल्ट हम फूड तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो फूड के लिए एक इसेंशियल पार्ट है। महात्मा गांधी ने सॉल्ट टैक्स को एक बहुत ही रिप्रेसिव फेस, ऑप्रेसिव फेस डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश रूल का जो सबसे ऑप्रेसिव फेस है वह है सॉल्ट टैक्स कलेक्ट करना। महात्मा गांधी ने अल्टीमेटम दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर 11 मार्च तक उनके डिमांड फुलफिल नहीं किए गए तो वे जो है ऑल ओवर इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। इरविन जो है इसको सीरियसली नहीं लिया, निगोशिएट करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ, और फाइनली महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए अपने जो उनके फॉलोअर हैं उनके साथ 78 फॉलोअर के साथ सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया गांधी आश्रम से। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, जिसको कि गांधी आश्रम भी कहा जाता है, वहां से वे जो है दांडी के लिए मार्च स्टार्ट कर दिया, पैदल ही जाना स्टार्ट कर दिया। 78 वॉलंटियर उनके साथ जुड़ गए, और ये जो 78 वॉलंटियर्स हैं वे 24 डेज तक कंटिन्यूसली 10 माइल्स पर डे के स्पीड से, पर डे के रफ्तार से जो है वो मूव करना शुरू कर दिए। गांधी जी जिस रास्ते से भी गए, जहां भी जाते थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल उनकी स्पीच सुनने आते थे, और ईच एंड एवरी स्पीच में गांधी जी स्वराज का क्या मतलब है ये बताते थे, और लोगों से अपील करते थे कि वे लोग ब्रिटिश को पीसफुली डिफाई करें, ब्रिटिश रूल को पीसफुली जो है डिफाई करें,
प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करें, मास एजिटेशन करें, लेकिन पीसफुल होना चाहिए। 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी पहुंच गए और वहाँ पे बाई मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाई बॉइलिंग सी वाटर उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया और डिफाई कर दिया सॉल्ट लॉ को, और सॉल्ट टैक्स देने से मना कर दिया और सबको अपील किया कि कोई भी सॉल्ट टैक्स नहीं पे करेगा। और इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये था डांडी मार्च। तो यहां से आपको क्या क्वेश्चन हो सकता है कि आपको क्वेश्चन हो सकता है इस टॉपिक से कि राइट शॉर्ट नोट ऑन डिमांड्स ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन हो सकता है राउट डाउन ऑल द, ठीक है, राइट डाउन ऑल द इवेंट ऑफ डांडी मार्च। फिर आपको क्वेश्चन हो सकता है यहां से कि विच एक्टिविटी वाज द बिगिनिंग। ठीक है, आपको क्वेश्चन हो सकता है विच एक्टिविटी वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सॉल्ट मार्च। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, कि हाउ वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपको। ठीक है फ्रेंड, तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या जो है उससे पहले एक्टिविटी हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्टार्ट होने से पहले। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद किया गया, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा, साइमन कमीशन आया, ऑफर क्या था इरविन का, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सभी, और फिर सॉल्ट मार्च के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जो भी मटेरियल है आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके आप सभी मटेरियल नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे डिटेल, और भी जो इवेंट हुए थे, फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट्स सॉ विथ मूवमेंट, ये सब भी देखेंगे हम लोग, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिट भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।